गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट। इसमें हम देखेंगे जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होता है क्रिमिनल लॉ का। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको मदद मिलेगी इसको प्रिपेयर करने में। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आई हैव अ फ्यू एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स टू मेक। आपकी मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी करवाने के लिए जुडिशरी गोल्ड लेकर आया है मेंस का बैच प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपके सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होंगे जहां पे आपको चारों ही पेपर को अटेम्प्ट करने को मिलेगा। यहाँ पे फीडबैक भी मिलेगा आपको, पर्सनलाइज फीडबैक, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्या आप ठीक कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है एंड ऑल दैट। तो जो भी लोग मध्य प्रदेश प्रीलिम्स जिनका मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का रिजल्ट जिनका अच्छा आने वाला है वो लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसके बाद ये रहा हमारा टेस्ट शेड्यूल, इसे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसमें टेस्ट आपको बताए हुए हैं, दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट का शेड्यूल। नाउ फॉर पीपल हु आर अपियरिंग इन झारखंड जुडिशियल सर्विसेज, झारखंड जुडिशियल सर्विसेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है लेकिन सीट जरूर नोटिफाई हो गई है। इसीलिए झारखंड जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए और पहला स्टेप आपकी तैयारी में होगा ऑल इंडिया ओपन मॉक का। ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री रहेगा, आप इस टेस्ट को देख सकते हैं, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए टू नो योर ऑल इंडिया रैंक। एंड जुडिशरी गोल्ड में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, AIJSAT जिसे हम कहते हैं। ये अपकमिंग संडे पे होने वाला है एंड इसमें आप 100% तक की स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखने को मिलेगा। सो इसको में भी जरूर एनरोल कर लीजिए। नाउ कमिंग टू जजमेंट राइटिंग, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल वाली कैसे करते हैं, यानी क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होगा और उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि जजमेंट राइटिंग करने से पहले आप क्रिमिनल लॉ में जजमेंट राइटिंग करने से पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे से पूरा हो चुका हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका आईपीसी भी अच्छे से हुआ हो। आईपीसी में ऐसा नहीं है कि किसी भी सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, चार्जेस कुछ भी होते हैं। बहुत बहुत कम सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सेक्शंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जजमेंट राइटिंग का एक पार्ट आपका हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो बचेगा वो होगा फॉर्मेट का। जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट अपने अलग मार्क्स रखता है, यानी इवन दो आपने मार्शलिंग अच्छे से नहीं की है, इवन दो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अच्छे से नहीं किया है, तो भी कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे ही क्योंकि आपने फॉर्मेट फॉलो किया था। इसीलिए फॉर्मेट की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, लास्ट डे पे वेट नहीं करना है। जजमेंट राइटिंग का अपना पूरा अलग पेपर होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए इस पेपर को, इस एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है। ये बहुत स्कोरिंग होता है, काफी अच्छे मार्क्स आते हैं इस सब्जेक्ट में, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। देखते हैं जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट होता कैसे है। तो सबसे पहले आता है कोर्ट। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी कोर्ट में होते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास ही लिखना चाहिए। इसके बाद प्रिसाइडेड बाय, एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ही ज्यादा, वो होता है यहाँ पे प्रिसाइडेड बाय में वो खुद को अज्यूम कर लेते हैं एज अ जज एंड अपना नाम लिख देते हैं। कभी भी कॉपी में अपना खुद का नाम नहीं डालना है। नेवर एवर राइट योर ओन नेम इन योर आंसर स्क्रिप्ट। कहीं भी हमें अपना नाम मेंशन नहीं करना है, यहाँ भी नहीं। तो फिर प्रिसाइडेड बाय में क्या लिखे? प्रिसाइडेड बाय में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आप डॉट 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 डाल के आगे लिख सकते हो, चाहो तो XYZ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्लैंक भी डाल दो तो भी चलेगा, बस नाम नहीं ऐड करना है। इसके बाद आता है कि किसके अगेंस्ट केस है। तो क्रिमिनल लॉ में आपको पता है कि स्टेट प्रोसिक्यूशन होता है, राइट? तो स्टेट कैसे लिखेंगे हम? क्या सिर्फ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़?
क्या सिर्फ इतना सा डाल के इनफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि किस पुलिस थाने में केस गया था। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपके क्वेश्चन में ही। वहां पे ही आपको पता चलेगा कि किस थाने में ये केस गया था, किस थाने में कंप्लेंट हुई थी। तो जो थाने में कंप्लेंट हुई थी वहीं के एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर के थ्रू हम कंप्लेन करेंगे। तो स्टेट ऑफ एमपी थ्रू एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसे आप एसएचओ भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्टेशन हाउस ऑफिसर भी लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन हबीबगंज भोपाल। ये हो गया प्रोसिक्यूशन। इसके पैरेलली आप आगे लिखेंगे प्रोसिक्यूशन। इसके बाद आएगा अक्यूज। तो मान लीजिए यहाँ पे तो एक ही अक्यूज है, अगर दो अक्यूज होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो फिर हम नंबरिंग करेंगे, 1Y 2Z, ऐसे। दो अक्यूज भी है तो भी ऐसे लिखना है। Y सन ऑफ डैश, सन ऑफ डैश करके भी छोड़ सकते हैं, XYZ या फिर कोई हाइपोथेटिकल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट ऑफ डैश, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, अगर पेपर में क्वेश्चन में ही आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है तो बेशक आप इन सारी डिटेल्स को फुल कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं दी गई है तो अपने मन से कुछ नहीं लिखना। इसके बाद एज। एज में जनरली अगर एज नहीं भी दी गई है तो एज में हम डालते हैं अडल्ट, एज में हम लिखते हैं अडल्ट। इसके बाद इसी के पैरेलली आप लिखेंगे अक्यूज्ड। अगर दो या दो से ज्यादा अक्यूज है तो फिर आप नंबरिंग करके 1 2 3 और जो लास्ट अक्यूज है उसके पैरेलल में लिखेंगे अक्यूज। बस अक्यूज 1 अक्यूज 2 अक्यूज 3 ये लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पैरेलली बस एक लाइन ड्रॉ करके अक्यूज लिख दीजिए। इसके बाद आते हैं कि आपका केस लड़ कौन रहा है। तो स्टेट की तरफ से कौन है उसका नाम, यहां भी अगेन नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू नॉट राइट अ नेम हियर, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। श्री, श्री जरूर लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट श्री या मिस्टर, ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। अगर आप सीधे XYZ APP फॉर प्रोसिक्यूशन लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कोर्ट्स में भी। तो APP फॉर प्रोसिक्यूशन यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर प्रोसिक्यूशन कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद काउंसिल फॉर अक्यूज कौन है ये भी आपको बताना है। ये इंफॉर्मेशन जब आपने लिख दी, जब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, तब फिर आप लिखेंगे जजमेंट। और ये जो लिखा है ये हमेशा ऑल कैप्स में होगा, ये कैपिटल लेटर्स में होगा, इसका ध्यान रखिए, इसको आप स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। इसके बाद डिलीवर्ड ऑन दिस डे ऑफ डैश। नाउ दिस डे डैश, ये सारी चीजें आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, आपको डे टाइम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। लिख रहे हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा। क्रिमिनल केस नंबर में क्या लिखते हैं? क्रिमिनल केस नंबर जब आप ये वाला हेडिंग डाल देंगे, प्रिसाइडेड बाय डाल देंगे, तो थर्ड लाइन में आप डालेंगे क्रिमिनल केस नंबर। क्रिमिनल केस नंबर आपको बताया नहीं जाएगा, तो इसीलिए अगर बताया नहीं गया है तो अपनी मर्जी से कुछ मत डालिए, डैश ऑफ जो ईयर बताया गया है वो ईयर लिख दीजिए, डैश ऑफ 2020, क्रिमिनल केस नंबर 123 ऑफ 2022, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। नहीं भी बताया है, कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किस ईयर में ये हो रहा है, तो आप जो ईयर चल रहा है उसमें लिख सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ क्रिमिनल केस नंबर डैश भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। इसके बाद आपने जब ये इंफॉर्मेशन लिख दी कि किस दिन पे किस महीने पे ये जजमेंट सुनाया गया है, इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ पे। ये ऊपर जो फॉर्मेट है ये सेम ही रहेगा हर क्रिमिनल लॉ के जजमेंट का। इसके बाद आता है कि आप पैराग्राफ में क्या लिखोगे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें हमेशा ही ब्रीफ नरेशन ऑफ चार्जेस ये होगा, यानी अक्यूज को किन चार्जेस पे अक्यूज किया जा रहा है, क्या चार्जेस लगे हैं उसके अगेंस्ट, ये चीजें आपको यहां बतानी होगी। इस पैराग्राफ में आपको ब्रीफ में बताना पड़ेगा कि अक्यूज पे इल्जाम लगा है। जैसे मान लीजिए अगर अक्यूज ने घर का ताला तोड़ के कोई सामान चोरी किया है तो अक्यूज पे इल्जाम लगा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट प्लस थेफ्ट का, तो उनके सेक्शंस विच आर पनिशेबल अंडर सेक्शन, जहां पे इनकी पनिशमेंट मेंशन है, जहां डिफाइंड है वहां नहीं, जहां पे इनकी पनिशमेंट मेंशनड है वहां का वो सेक्शन नंबर आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता देंगे।
इसके बाद आता है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स ऑफ द केस। कोई तो फैक्ट्स होंगे जो अनडिस्प्यूटेड होंगे, किसी तरह के कोई फैक्ट्स तो होंगे जो अनडिस्प्यूटेड होंगे। तो वहां पे वो फैक्ट्स जिनको ना ही प्रोसिक्यूशन ना ही अक्यूज दोनों डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो बनेंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स। इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कोई नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर नो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स इन द केस, इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी फैक्ट ऐसा है जो कि अनडिस्प्यूटेड है, जिसमें जिसे प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों अग्री कर रहे हैं, तो वो फैक्ट जरूर यहाँ पे लिखिए। इसके बाद आते हैं हम केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन में। इस जगह पे हम जनरली ये लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या इल्जाम लगा रहा है अक्यूज पे। तो वो अपनी कहानी बताएगा कि इस दिन रात को हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे, शादी में गए थे, और जब घर आके देखा तो सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा था, घर का ताला टूटा हुआ था। जब घर में देखा तो पता चला कि घर में जो बाइक खड़ी थी बाहर गार्डन में, वो गार्डन में से बाइक गायब थी। ऐसे में बाद में किसी विटनेस द्वारा या किसी और पर्सन द्वारा ये पता चला कि किसी ने बी को घर के आसपास आते हुए देखा था। इसी और जब पूछताछ और बी के और क्योंकि बी के साथ पुरानी दुश्मनी है ही, इसीलिए बी ने ही ये सामान चुराया है। ऐसा करके आप एक ब्रीफ केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन बताओगे। प्रोसिक्यूशन का केस जो रहेगा वो तो देखो बहुत लंबा सा रहेगा, वो सारा का सारा कॉपी नहीं करना है, उसी को ब्रीफ में करना है। तो जो प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो यहाँ भी हेल्पफुल होगी। इसके बाद आप देखेंगे केस ऑफ द अक्यूज एज सेट आउट। प्रोसिक्यूशन की बात सुन ली तो फिर अक्यूज की भी बात सुननी है। अक्यूज क्या कहता है इस बारे में वो आपको लिखना है अब, कि मैं तो उस रात को यहाँ था ही नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, मैं उस गली में से गुजरा ही नहीं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सारी चीजें आप अक्यूज के केस में लिखोगे। इसके बाद अक्यूज के केस में और क्या चीजें ऐड करोगे? पहली चीज तो आप ऐड जो करोगे वो होगी प्ली टू द चार्ज, यानी जो चार्जेस उस पर लगाए जा रहे हैं, जो इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में उसका क्या कहना है। क्या वो गिल्टी प्लीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? तो अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, अगर वो नॉन गिल्टी प्लीड कर रहा है नॉन गिल्टी प्लीड कर रहा है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि अक्यूज प्लीड नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस। इसके बाद अक्यूज को जब एग्जामिनेशन हुआ अक्यूज का, तो अक्यूज ने क्या जवाब दिया किन सवालों का, वो भी आप इसी में लिखेंगे, केस ऑफ द अक्यूज में ही लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, लेकिन एक जनरल डिस्कशन की तरह लिखेंगे कि जब अक्यूज से ये पूछा गया तो उसने ये कहा, ऐसे। इसके बाद उस चीज का डिफेंस क्या है इनके पास, व्हाट इज द डिफेंस दैट द अक्यूज इज टेकिंग। कोई अगर स्पेशल डिफेंस है, जैसे कि इंसेनिटी या फिर किसी और तरह का कोई डिफेंस है, इंटॉक्सिकेशन, इंसेनिटी, इस तरह का कोई डिफेंस है, तो वो भी आप यहीं पे मेंशन करेंगे केस ऑफ द अक्यूज में। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन पे। यहाँ पे आपने जो चार्जेस फ्रेम किए हैं ना, जो चार्जेस आपने बनाए हैं, वही चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, क्या अक्यूज ने ए के घर का ताला तोड़ के रात को उसके घर में घुसा विद द इंटेंशन ऑफ सीलिंग हिज बाइक। इस तरह से एक इस तरह से आप एक पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम करेंगे। दूसरा होगा कि क्या अक्यूज ने बी के घर से बाइक चुराई, दो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इस केस में मतलब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें तो 457 और 380 ये दो सेक्शंस आते हैं। इन्हीं पे जनरली ऐसे ही सेक्शंस पे जनरली सवाल पूछा जाता है। क्या क्या कॉमन सेक्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं उसमें ये दो सेक्शंस के ऊपर हम चार्जेस लगा रहे हैं। तो इन दो सेक्शंस के ऊपर जो चार्जेस लगा रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आप एक हेडिंग देंगे, उसके बाद आप अलग से बताएंगे कि कैसे क्या क्या पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, क्या क्या चीजें आपको डिटरमाइन करनी है, किन चीजों पे आपको जजमेंट देना है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। इसीलिए जब ये वीडियो शुरू हुआ था तब मैंने आपको कहा था कि जजमेंट राइटिंग से पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जजमेंट का, वहां पे सबसे ज्यादा साथ आपको वही देने वाला है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
यहां से आपको बहुत मदद मिलेगी मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने में। मार्शलिंग का मतलब होता है क्रमबंधन करना। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस एविडेंस की कितनी वैल्यू है, किस एविडेंस की कितनी वैल्यू है। तो अगर कोई हियर से एविडेंस है तो उसे हमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। अगर कोई डायरेक्ट आई विटनेस है तो उसे हम पहले एविडेंस में रखेंगे। ये सारी चीजें। इसके बाद अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अप्रिशिएट कैसे कर रहे हो आप एविडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस एविडेंस को कितनी तवज्जो दे रहे हो, किस एविडेंस पे आप शक कर रहे हो कि ये एविडेंस तो सही एविडेंस नहीं लग रहा। ये सारी चीजें आप अप्रिसिएशन में करते हो। मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन आता प्रैक्टिस से ही है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जजमेंट लिखने की, उतना ज्यादा आपकी पकड़ बैठेगी मार्शलिंग और अप्रिसिएशन पे। तो इस पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट का ज्ञान। दूसरा, आईपीसी आपने अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि आईपीसी में जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जब मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन आपने कर लिया, अच्छा, मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन जब आप करते हैं तो जो विटनेसेस होते हैं, दोनों ही तरफ के विटनेसेस होंगे। एक डिफेंस विटनेस होंगे, कुछ डिफेंस विटनेस होंगे और कुछ प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे। तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, सबसे पहला विटनेस कौन होता है प्रोसिक्यूशन का, वही जो कंप्लेनेंट है। तो कंप्लेनेंट ही हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 होगा। यानी ए यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें आप लिखेंगे ब्रैकेट में PW1। यानी ये क्या है हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। सिमिलरली डिफेंस कौन है, डिफेंडेंट, यहाँ पे अक्यूज जो है, उसमें आप लिखेंगे DW1। ऐसे ये चीजें आपको लिखनी है। तो प्लेंटिफ के जितने भी विटनेस होंगे उन्हें PW1, PW2, PW3 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो एविडेंस आए हैं, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे कोई भी सामान हो किसी भी तरह का, उसको कैसे हम लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे एग्जिबिट। एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, ऐसे EX करके आप उसे लिखेंगे। अगर जो सामान जब्त हुआ है, जो एविडेंस है, वो प्लेंटिफ ने दिया है, तो एग्जिबिट प्लेंटिफ 1 ऐसे करके ये आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आते हैं अल्टीमेट फाइंडिंग पे। एक बार जब आपने देख लिया कि क्या क्या एविडेंस आपके पास है, किस एविडेंस को कितना वेटेज दे रहे हैं, एक बार जब आपने वो सारी चीजें कर ली, तो आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि क्या आप अक्यूज को गिल्टी मानते हैं सभी चार्जेस पे या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे फिर आप अल्टीमेट फाइंडिंग देंगे। अगर वो गिल्टी है, अगर गिल्टी है, तो फिर तो फिर आप ये लाइन लिखेंगे, टू जजमेंट टू बी सस्पेंडेड टेम्परेरीली। क्यों? क्योंकि आप अक्यूज की बात सुनना चाहते थे कि वो क्या कहना चाहता है इस जजमेंट पे। यहाँ पे जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद साइन लगता है, एक सिग्नेचर होता है, इसके बाद सिग्नेचर होता है जो जज है उनका। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर अक्यूज को नॉट गिल्टी हेल्ड किया है तो फिर ये लिखना जरूरी है दैट द अक्यूज बी सेट एट लिबर्टी। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉट गिल्टी प्रूफ कर रहे हो तो। इसके बाद ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। क्रिमिनल लॉ में जब भी आप जजमेंट लिखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। यहाँ पे हम सारी चीजें लिखेंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे कि किन सेक्शंस के अंदर हम सजा दे रहे हैं, फिर हम कितनी सजा दे रहे हैं। जो सजा दे रहे हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी हम पूरी पूरी सजा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते, ऑब्वियसली आप दे तो सकते ही हो, लेकिन हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कोई आपको सजा देना चाहिए। अगर 3 साल की सजा है चोरी की, तो पूरे 3 साल की सजा नहीं देते हैं, हम देंगे 1 साल, 1.5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। 3 साल तभी देंगे जब कोई बहुत बड़ा चोरी का कांड हुआ हो तो। अदरवाइज बीच का कोई नंबर होना चाहिए। बहुत कम सजा भी नहीं देनी है और हायर एंड पे भी नहीं देनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। जहां कहीं भी सजा के साथ फाइन का प्रावधान है, वहां पे आप फाइन भी लगाएंगे। फाइन कितना लगाएंगे? जनरली जो फाइन लगाया जाता है वो 1,000, 500, 2,000 इस तरह का ही होता है। तो वो चीज भी आप इसमें लगाओगे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो कॉम्पनसेशन आप कितना देते हो? कॉम्पनसेशन भी 5,000, 10,000 इतना ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं दीजिएगा जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखें। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें आती हैं।
तो मान लीजिए जो चोरी की बाइक थी वो अक्यूज के घर से पकड़ी गई, तो उसकी भी जब्ती हुई होगी। तो फिर क्योंकि उसकी जब्ती हुई है, तो फिर उस बाइक को कैसे डिस्पोज करना है, उस बाइक का क्या करना है, वो भी आपको अपने ऑपरेटिव पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो फिर बाइक को आप क्या करोगे, बाइक को आप ए के हवाले कर दोगे क्योंकि बाइक ए की थी, और जो सुपुर्दनामा लिखा गया था उसे कैंसिल करोगे, सुपुर्दनामा स्टैंड्स कैंसिल, ये चीजें आप लिखोगे। जब भी बाइक दी गई थी जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बाइक दी गई थी, तो एक सुपुर्दनामा दिया गया होगा, उस सुपुर्दनामे को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद इसी पोर्शन में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो बेल बॉन्ड्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को गिल्टी हेल्ड कर दिया गया है, इसलिए तो बेल बॉन्ड्स का भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे दो चार्जेस लगाए थे, 457 और 380। तो ऐसे में दो अलग अलग सजा देनी है या फिर एक ही दे सकते हैं? हर चार्ज पे सजा अलग देनी है, हर चार्ज पे सजा अलग देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सजा है, जो जब भी जो चार्ज लगेगा उस पे जो सजा जा रही है, वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बताएं कि ये जो सजा है क्या ये कॉन्करेंटली चलेगी, यानी साथ साथ में चलेगी, या फिर ये अलग अलग चलेगी। जनरली जो होता है, जनरली जो जजमेंट जो हम देखते हैं वहां पे कॉन्करेंटली चलती है सजा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सजा अगर आप दे रहे हैं तो कॉन्करेंटली दे तो बेहतर होगा, चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं, दैट इज ओके। सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा। अगर फाइन नहीं पे किया, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो फिर कितनी और सजा इसको भुगतनी पड़ेगी वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वाली सजा है, ये सजा जब ये सारी सजा खत्म हो जाए, सब ये सब्सटैंटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगी, ऐसा भी आपको बताना पड़ेगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट में लिखनी पड़ती है, और ये लिखनी ही चाहिए। फॉर्मेट के बाद मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए आपके आंसर में, और इसी तरह इतनी ही क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आप बेनिफिट दे रहे हो? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर आप बेनिफिट अगर देते हो तो फिर वहां पे आपको उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा अंडर दैट एक्ट। इसीलिए जनरली स्टूडेंट्स इस चीज का बेनिफिट देते नहीं है, वरना आगे आपको एक और पैराग्राफ उसमें ऐड करना पड़ेगा जिसमें आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर बेनिफिट वाला पार्ट समझा रहे हो। इसके बाद जब आपने ऑपरेटिव पार्ट दे दिया, उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा मैजिस्ट्रेट का विद डेट एंड साइन। इसके बाद एक और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, और फिर से सिग्नेचर, और यहाँ पे राउंड सील ऑफ द कोर्ट। राउंड सील आप बनाएंगे नहीं, ड्रॉ नहीं करके आनी है हमें राउंड सील, सिर्फ लिख देना है ब्रैकेट में राउंड सील ऑफ द कोर्ट, दैट इज इनफ। ये तो था फॉर्मेट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जजमेंट में कभी भी बहुत रैंडम सेक्शंस नहीं आते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सेलेक्टेड नंबर ऑफ सेक्शंस है, सेलेक्टेड नंबर ऑफ सेक्शन से ही जजमेंट पूछा जाता है। तो जैसे हमने देखा चोरी का, हाउस ब्रेकिंग का, हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाउस ब्रेकिंग डे में हुई है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुआ है, किस तरह से घर में घुसा गया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल हर्ट बाय वेपन, तो अगर किसी ने पर्सन को लाठी से मारा है तो लाठी से मारना ग्रीवियस हर्ट होगा या नहीं होगा, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेक्शंस बनते हैं कभी कभी उनमें जो सवाल आता है वो होता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन, इस पे भी जजमेंट पूछे गए हैं, तो इनके सेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को याद कर लीजिए, और ऐसे याद करिए कि इनके कीवर्ड्स आपको याद रहे। कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे यहां भी, ब्रीफ नरेशन ऑफ चार्ज में भी। इसके अलावा जब भी आप जजमेंट लिखेंगे तो जजमेंट लिखने से पहले आपको चार्जेस भी फ्रेम करने पड़ेंगे, तो वहां पे भी आप चार्जेस में उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके, उसी लैंग्वेज को यूज करके जो कि बेयर एक्ट में दी गई है, उसी लैंग्वेज को जितना क्लोज रखेंगे, उस लैंग्वेज से जितना क्लोज रहेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चार्जेस की जब चार्जेस आप फ्रेम कर रहे हैं तब आपको उसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बेयर एक्ट में दी गई है उसी लैंग्वेज में आपको चार्जेस भी मेंशन करने चाहिए। तो ये था हमारा सेशन अबाउट जजमेंट राइटिंग ऑफ ऑफ क्रिमिनल लॉ।
आई होप दिस सेशन हेल्प यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जुडिशरी गोल से आप कनेक्ट कर सकते हैं बाय द गिवन नंबर। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।